गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं हिडन लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पे रिहाना देशमुख जो रहती है उसे ये टिप मिल चुकी रहती है कि अब रॉबरी तो होने वाली है और हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ होने वाली है, जिसमें वो जाती है, हेल्थ मिनिस्टर को वार्न करती है। इवन वो जाकर अपने खुद के कमिश्नर को भी जाकर बताती है कि सर रॉबरी होने वाली है, यू शुड बी वेरी अवेयर। बट कोई भी उसके बातों को सीरियसली नहीं लेता है और उसको ऐसा लगता है कि अब रॉबरी भला क्यों होगी, कोई मैटर है क्या रॉबरी से रिलेटेड। मीन्स अभी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कोई रॉबरी का मैटर भी होगा होने के लिए। तो उसकी बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। इवन वो जाकर हेल्थ मिनिस्टर से भी जाकर कहती है कि सर जहाँ तक मुझे पता है हो सकेगा, लेकिन सबको अपनी सिक्योरिटी पे ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ हो ही नहीं सकता है, लेकिन होती है रॉबरी। पर रॉबरी ऐसी जगह होती है जिसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। इवन रिहाना देशमुख जो आईपीएस ऑफिसर, उसने भी नहीं सोचा था कि वो रॉबरी हेल्थ मिनिस्टर के जो फंड्स हैं उसमें से नहीं करेगी। वो रॉबरी एक्चुअली हेल्थ मिनिस्टर के घर से ही कर लेगी और वो ऐसे ही करती है। जब ये बात उन लोगों को पता चलती है तो सबसे सब भागते दौड़ते भाग कर जाते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो रॉबर रहती है वो हमारी रिहाना का वेट करती है और रिहाना से बात करती है और उन दोनों के बीच में कुछ टॉक्स होती हैं, और जिस टॉक के बाद रिहाना जो रहती है वो वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है और जो हमारी प्यारी सी रॉबर है वो गायब हो जाती है। अब उसके आगे यहाँ पर रिहाना सोचती रहती है कि यार ये क्या था। मैं ये मेरे पास आकर मुझे ही टच करके चली गई, मुझे क्या क्या बोल कर चली गई है। इट्स कम्प्लीटली मेरे दिमाग से ये सब चीज़ें जा क्यों नहीं रही है। हु द हेल शी इज़ एंड वाई शी इज़ डूइंग विथ मी, एंड मुझे बार बार वॉर्न करना, ये सब करना, इसका क्या मोटिव है। वो काफ़ी ज़्यादा अपनी बातों से काफ़ी ज़्यादा उलझी रहती है और इससे पहले कि वो कोई चीज़ समझती जानती उतनी देर में वहाँ से जो पीए रहता है वो एकदम से आता है और कहता है मैम आप वो भागी थी यहाँ पर, कुछ हुआ क्या। तो उसे कहती है कि नहीं, मेरे भागने का कोई मतलब नहीं था, मुझे तो वो मिली भी नहीं है। बट सबसे बड़ी बात है कि शी इज़ वेरी क्लेवर और वेरी स्मार्ट। उसने हम लोगों को गुमराह भी किया लेकिन उसने हमसे झूठ भी नहीं बोला। तो वो कहती है मतलब, तो कहती है उसने मुझे वार्न करा था पहले से ही कि वो हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ चोरी करेगी, और हमको लगा कि वो हेल्थ मिनिस्टर के फंड से चोरी करेगी, लेकिन वो हेल्थ मिनिस्टर के फंड्स को छोड़कर उसने उसी के घर से चोरी कर ली। और एक बात बताओ, आप लोगों को किसने बोला था कि मीन्स ये होने वाली है, रेड होने वाली है। तो कहती है कि हमारे हमारे भी कुछ सोर्स ऐसे हैं, हम लोगों ने वहाँ से रखे हुए हैं तो हमें वहाँ से फ़ोन आया था। तो कहते पर आपके सोर्स तक कहाँ पे फ़ोन आया था, आपको भी अपने सोर्स से पता करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो जहाँ तक लगता है कि ये सब चीज़ें ना उन लोगों की पहले से ही प्री प्लानिंग थी। इतने ईजीएस्ट वे में कैसे वो लोग इतने आसानी से चोरी कर सकते हैं, और हेल्थ मिनिस्टर के इतना सारा पैसा निकालना, एक ट्रक पे जाना, सब कुछ प्री प्लान था, आपको पहले से पता करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि ठीक है मैम, हम इस बारे में पता करते हैं। ऐसे कह के वो भी वहाँ से चली जाती है। जैसी वहाँ जाती है तो अनुराग आता है। अनुराग कहता है कि मैम क्या हुआ। तो कहते हैं कि चोरी तो हो गई हेल्थ मिनिस्टर के वहाँ से। तो कहते हैं कि मैम कैसे हो गई चोरी। तो कहते हैं जैसे होनी चाहिए थी। वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं और वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। ऐसा लगता है कि वो ऐरे गहरे नहीं है, वो काफ़ी प्रोफेशनलिस्ट रॉबर्स हैं। मतलब ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हाई फाई तरीके से हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि हमें ये जाकर पता करना पड़ेगा कि इस बार रॉबरी उन्होंने किस तरीके से करी है। चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं। यहाँ से वो लोग जाते हैं, इन्वेस्टिगेट करना अपना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेट करती हैं तभी तभी उन लोगों को एक एक चीज़ पता चलती है। जैसे उन्हें पता चलता है कि ये रॉबरी करने का सबसे पहले उन्होंने तरीका क्या किया था कि सारे उन्होंने मुझे टिप दी। टिप से ये हुआ कि उन्होंने सारी टिप इधर दे दी कि अब हेल्थ मिनिस्टर क्या सोचेगा, 200 करोड़ रुपए बचाने के लिए उसने अपनी पूरी सिक्योरिटी लगा दी। इसी ड्यूरेशंस में यहाँ पर एक बंदे का मोबाइल फ़ोन को हैक किया गया जो उनका टिप देता था, और उसके मोबाइल फ़ोन को हैक किया गया। उससे जो होता है ना रॉन्ग कॉल होता है, उस रॉन्ग कॉल किया गया। इवन रॉन्ग कॉल्स भी इस तरीके से करे गए, फेक कॉल्स किए गए, 3 से 4 बार फेक कॉल करे गए, बहुत बार फेक कॉल करे गए, 3 से 4 बार किए गए। और उसने उस फ़ोन को किसी ने उठाया भी नहीं, ये लोग इतने ज़्यादा बिजी थे। फिर
उसने क्या किया, उसी के मोबाइल को हैक करके उनको एक मैसेज ड्रॉप कर दिया कि सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से न्यूज़ आई है कि वहाँ पर रेट पड़ने वाली है, सो आप अपने पैसों को वहाँ से हटा दीजिए और किसी भी हालत में रेट इस बार पड़ेगी। द हैकिंग फील्ड। मैंने साइबर कैफ़े से पता करवाया तो उनका मोबाइल, जो ये इन लोगों का टिपर था, उनसे पता चला गया कि उसका मोबाइल फ़ोन हैक हुआ था और उसका रिसेंटली करीब 1 घंटे पहले वो फ़ोन चोरी हुआ था। और चोरी होके, हैक होके उन्होंने चीज़ें बहुत कर ली। इवन वो कोशिश बहुत कर रहा था कि वो फाइंड आउट कर सके, लेकिन उससे पहले वो फाइंड आउट करते कि इन लोगों ने उसके मोबाइल पे इस तरीके से मैसेज भेज दिए, जिसकी वजह से वो लोग भाग कर गए और उन्होंने पूरा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। और जब तक वो बंदा इनको इन्फॉर्म करता कि ये फेक कॉल है या फिर ये जस्ट ऐसी चीज़ है, तब तक तो ये चीज़ हो चुकी थी। यहाँ पर जो हमारी आईपीएस ऑफिसर रिहाना देशमुख होती है, ये सारी चीज़ें अनुराग को बता दी रहती है और अनुराग को बताते टाइम वो एक वाइट बोर्ड पे सब चीज़ें लिखते हुए, ये लोग एक रूम पे बैठे रहते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम पे, जहाँ पर एसएचओ भी रहती हैं और वहाँ पे कांस्टेबल्स रहते हैं और वहाँ पर वो बैठे रहते हैं और इनकी टीम रहती है। इस टीम के साथ वो बैठ के पूरा चीज़ें डिस्कस कर रही थी। तो कहती है कि मैम, आपने इतने कम टाइम पे पता क्यों किया? तो कहते हैं रॉबर्स जो होते हैं ना, वो विद इन द फ्यू टाइम में ही आपकी रॉबरी करके चले जाते हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उन लोगों को इजाज़त दें कि भाई आप कब हमारी बात को समझेंगे, करेंगे। मेरे एक्चुअली ये मैंने ये नॉन ऑफिशियली तरीके से हैकिंग करके ये सब चीज़ें पता करवाई है अपने लेवल पे, क्योंकि इनके भरोसे बैठे रहेंगे तो कुछ होगा थोड़ी ना। तो कहते हैं मैम, अब क्या सोचा है आपने? सोचने वाली बात ये नहीं है, सोचने वाली बात ये है कि मुझे अभी फिर से रॉबरर मिली थी। तभी वो कहता है, क्या आपका फिर से उस लड़की से पाला हुआ? तो कहती है हाँ, और वो फिर से मुझे वार्न करके गई है कि ये केस तुम छोड़ दो, इस केस से आगे जाके तुम्हारी पूरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी और मैं तुम्हें पहले भी वार्न कर रही हूँ। बट अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वो लड़की जिसे पूरी दुनिया नहीं देख पाती है, वो लड़की सिर्फ मेरे ही सामने क्यों आती है? तो कहती है, तभी वहाँ से जो रानी रहती है वो एकदम से कहती है, मैम आपने उसका फेस देख लिया? तो कहती है नहीं। वो जब भी आती है ना, फेस कवर करके आती है। एंड दिस टाइम यू कांट इवन इमेजिन कि उसने अपने वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ आई थी। उसने अपना वॉइस मॉड्यूल भी तक किया है। तो कहते हैं, मैम फिर आपने क्या सोचा है? मैं क्या सोचूंगी अभी, एट प्रेजेंट मेरे पास कुछ सोचने के लिए टाइम है। आई एम शॉक, आई डोंट हैव एनी वे टू एक्सप्रेस कि मैं मेरे सर के ऊपर से भी बहुत सी चीज़ें जा रही हैं। तो कहती है, तो अब क्या करना है मैम? तो कहती, करना क्या है, चीज़ें सोचनी है। अब अगर उसने मुझे वार्न किया है कि चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है, तो इट्स मीन्स कि इसके बाद भी रॉबरी होगी और ये सिलसिला अभी तो शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं होने वाला है। तभी रानी कहती है, तो मैम हम क्या करें? तो कहती है, हम यहाँ पे भजन करेंगे, हम यहाँ पर समोसे मंगाएंगे, हम यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स मंगाएंगे, और क्यों अनुराग, हम चाय मंगाएंगे, कॉफ़ी मंगाएंगे। हम तो यही काम करने के लिए आते हैं, हम नाम के लिए ही तो हमने ये वर्दी ली है, हम तो सिर्फ यहाँ पर यही काम के लिए आते हैं। क्यों रानी? तो वो कहती है, सॉरी मैम। तो कहती है, सबसे पहले जिसका मोबाइल हैक हुआ है, किस तरीके से हैक हुआ है, कहाँ से चोरी हुई है, कोई ना कोई क्लूज हमें वहाँ से मिलेगा, तुम वहाँ से जाकर फाइंड आउट करो। अनुराग, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ मिनिस्टर के ऊपर कोई ना कोई तो नज़र रख रहा होगा, कोई ना कोई उसके सीसीटीवी कैमरास या उसके आजू बाजू कहीं ना कुछ तो आया ही होगा। देन यू हैव टू बी फाइंड आउट। कुछ तो चीज़ें हैं जो हमारी आँखों से ओझल हो रही है बट हमारे सामने ही हैं। ये हो सकता है कि ये जो रॉबर्स हैं ये अंदर का ही कोई इंसान हो, सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। इनके पास हैकर है, इनके पास एक स्मार्ट तरीके से, मतलब शातिर दिमाग वाली बंदी तो वो है ही,
दूसरी चीज़, इनके पास काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसकी वजह से ये अपना काम करते हैं। अब सबसे बड़ी राइज होती है कि वो ट्रक वहाँ से निकला और वो ट्रक वहाँ से दिख ही नहीं रहा है, तो ये ट्रक गया तो गया कैसे? जहाँ तक मैं पता कर पा रही हूँ, ट्रक में ट्रक प्लेस मतलब रिप्लेस हुआ है। ये ट्रक बिल्कुल वैसे का वैसा ट्रक इन लोगों ने बना के रखा था, और जब ट्रैफिक का मौका आया तो उसका जो ड्राइवर है वो ये बोला कि मैं सिर्फ और सिर्फ मुझे एकदम से वॉशरूम लगी थी, मैं वॉशरूम के लिए 2 मिनट उठ रहा और मैं वही ट्रक पे आकर बैठा। इट्स मीन्स दैट कि ये लोग की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। एक ऐसा बंदा जिसे ऑटोमोबाइल्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा, एक ऐसा बंदा जिसको चीज़ें बहुत अच्छे से पता होगी, एक ऐसा बंदा जो इनके क्रिमिनल माइंड को भी सोच सकता है, ऐसी इन लोगों की टीम है। और ये टीम 4 लोगों की है, ये तो मैं कब से जानती हूँ, बट काफ़ी शातिर है। और ये ना मतलब नॉर्मल पर्सन बन के बैठे हैं, बट ये लोग नॉर्मल नहीं है। ये लोग नज़र बहुत शातिर तरीके से रख रहे हैं। तो नाउ इट्स अ टाइम टू फाइंड आउट द वे। चाहो तुम यहाँ पर, और तुम्हें वहाँ पर उसकी चीज़ों को जाकर पता करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और तभी हम यहाँ पर कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये बोलकर यहाँ से ना जो हमारी रिहाना रहती है वो अनुराग को भेज देती है। अब रिहाना बैठती है तो वो थोड़ी देर शांति से ऐसे बैठती है और अपनी आई क्लोज करती है, और वही सोचती है कि जब वो बंदी उससे मिलने के लिए आई थी तो उसने भी तो कुछ ना कुछ क्लू दिया ही होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो वो जब आंखें बंद करती है तो जब वो पूरी सिनेरियो को याद करती है, फ्लैशबैक को, तो उसे अजीब सा फीलिंग आने लगती है कि किस तरीके से वो उससे बात कर रही थी, किस तरीके से वो बार बार उसे ये कह रही थी कि अच्छा तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बातें जैसी वो सुनती है, उसके कानों में ये बात निकलती है, तैसी वो एकदम से उठ के बैठ जाती है और कहती है, ओ माय गॉड, ये बंदी मुझे पागल कर देगी। शी वॉज सच अ डिस्ट्रैक्टर, और ये बंदी मुझे ही क्यों मिलती है? उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे और वो पूरे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लगी रहती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर उनकी जो टीम रहती है वो वहाँ पर जाती है, और टीम वहीं पे उस गोडाउन के वहाँ पर बैठी रहती है, और सब ने ब्लैक हुड वगैरह ये सब लगाए रहते हैं। तभी वो उससे बोलती है कि अब इस पैसों का करना क्या है? तो कहती है, करना क्या है मीन्स जैसे हम हर बार करते हैं वैसे ये पैसों को करेंगे यूटिलाइज। तुम समझ गए हो ना? तो कहता है, जी मैम मैं समझ गया हूँ। तो कहती है कि करना कैसे है? तो कहती है, ये सारे पैसे उसके पास भेजो, ब्लैक को वाइट करने का दम से उसी में ही है। ये पैसे हमारे फाइलॉन के पास भेजो, फाइलॉन ही ये चीज़ों को कन्वर्ट करेगा, और जब ये ब्लैक मनी वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा तो न्यूरॉन, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? इस पैसों को अपनी ईमेल आईडी से, मींस इंटरनेट के थ्रू, हैकिंग के थ्रू, ये पैसों को आधे से ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और फिर ये पैसा कहाँ जाएगा तुम्हें ये सब कुछ करना है। अब चीज़ें हो चुकी है, अब हमें शांत रहना पड़ेगा। काफ़ी टाइम तक हम रॉबरी नहीं करेंगे, और हमें इस पैसों को सबसे पहले ब्लैक को वाइट करने में ही कम से कम हमारे 2 से 3 महीने निकल जाएंगे, क्योंकि ये पैसों को रखना और कन्वर्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये पैसों को कन्वर्ट करके हमारी सही जगह पे यूटिलाइज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले तो ब्लैक को वाइट करने के प्रोसेस करो, और धीरे धीरे ये पैसे पूरे सिक्योरिटीज़ के साथ वहाँ पहुँच जाना चाहिए जो इसको ब्लैक को वाइट करेगा। फाइलॉन के पास ये चीज़ अच्छे से पहुँचना चाहिए। तभी वहाँ पर बोलता है कि बीटा बोलता है कि वो तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन तुम्हारा क्या चल रहा है अल्फ़ा? तुम ये सब चीज़ें क्या कर रही हो? तुम बार बार उस आईपीएस ऑफिसर से क्यों मिलती हो? उस समय जब रॉबरी हम लोगों ने कर ली थी, तुम्हारे कहने पे, जैसा तुमने प्लानिंग करी थी कि हमें वहाँ पर एक एक ऐसा आराम से ट्रक बनाकर रखना पड़ेगा जिस ट्रक में सब चीज़ वैसी होगी जैसा तुमने कहा था, कि उसमें हमें ईंटें, गट्टी, मतलब वॉट एवर द रैशेस, वॉट एवर द ट्रैश चीज़ें हमें उसके अंदर रखनी पड़ेगी, और वो बंदा वहाँ से उठा लेगा। तुम्हारी प्लानिंग बिल्कुल एग्जीक्यूट होती है,
बट व्हाट आर यू डूइंग विद IPS ऑफिसर। तभी यहाँ पर गामा कहती है कि मुझे तो लगता है अल्फा तुम उस लड़की में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हो, हम यहाँ पर कुछ काम से आए हैं। तो कहती है एग्जैक्टली हम कुछ काम से आए हैं, बट मेरी भी कुछ पर्सनल लाइफ है। उस लड़की के साथ जो करना है मैं करूँगी, लेकिन एक चीज़ मैं तुम लोगों को पहले से ही वार्न कर रही हूँ, इस रॉबरी में कभी भी किसी को भी हर्ट नहीं होना चाहिए। नो वन कैन इंजर्ड। इवन अगर IPS ऑफिसर रिहाना देशमुख अगर सामने भी आती है तो उसमें से आप में से कोई भी उसके साथ बदतमीजी नहीं करेगा और ना कोई अपनी बंदूक निकाल के उसे थ्रेटन करने की कोशिश करेगा। आई विल हैंडल हर पर्सनली, अल्फ़ा कहती है। तभी वहाँ से गामा कहती है लिसन अल्फ़ा। वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम क्या कर रही हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम एक लड़की के लिए इतनी प्रोटेक्टिव क्यों हो। तभी वो कहती है ये मेरा पर्सनल मैटर है गामा, मैंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को दूर रखा है। प्रोफेशनली वे में हम एक रॉबर्स हैं जो एक दूसरे के साथ मिले हैं कुछ एक बेसिक मोटिव के लिए। सबने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में खोया है और इसलिए हम लोग आज साथ हैं, बट मैं और कुछ नहीं खोना चाहती। आई लाइक हर। ओके, डिड यू गेट द आंसर। वो बहुत लॉयर बंदी है, वो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है, ऑनेस्ट पर्सन है। उस बंदी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। आई हैविंग अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर। डिड यू गेट दैट गामा। अभी कुछ बोलने के लिए बचा है तो कहती अल्फ़ा इसमें हम लोगों की भी जान जोखिम में लगी है, तुम हर टाइम उसे बचाने के लिए ये सब नहीं कर सकती हो। तो कहती है अगर जोखिम में जान लगी है तुम सबकी तो तुम में से सबसे पहले अगर कोई मरेगा तो वो मैं मरूंगी। आई विल टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आई एम द लीडर ऑफ दिस टीम। सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मेरी है। रिस्क फैक्टर भी सबसे ज़्यादा अगर किसी का है तो वो मेरा है। मैं हर चीज़ हैंडल करने के लिए तैयार हूँ, बट अगर वो मेरा पर्सनल मैटर है उस पर तुम ना ही बोलो कामा तो ज़्यादा बेटर है। अल्फ़ा यहाँ से ये बोलकर चली जाती है। यहाँ पर जो न्यूरॉन होता है वो उसी तरफ देख के बोलता है गाइस टेक इट ईजी यार, अल्फ़ा है वो हर चीज़ मैनेज काफ़ी अच्छे से कर लेगी, तुम लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों रो रहे हो। तो कहते हैं ये बात उन्होंने सही करी है, अल्फ़ा हमेशा से ब्लंट है, थोड़ी सी हमेशा से हार्श वर्ड में बोलकर चली जाती है। गामा तुम इतने दिल पे मत लो। तो कहती है मुझे इस गामा बोलती है कि मुझे इस बात पे बुरा नहीं लगा है कि अल्फ़ा ने मुझे इस तरीके से कह दिया, मुझे इस बात का बुरा है कि उसके इस चक्कर में वो खुद को ना खो दे, बिकॉज मैं उसे जानती हूँ। तुम लोग तो अभी हम सब मिले हैं, मैं उससे बहुत टाइम से जानती हूँ। वो किसी भी ईमानदार इंसान को हर्ट नहीं करने देगी, यही उसकी सबसे बड़ी खासियत है। और वैसे भी हम यहाँ पर एक मिशंस के लिए हैं, उस मिशन को पूरा करना है। तब यहाँ से न्यूरॉन बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए। तभी यहाँ पर अल्फ़ा जो रहती है वो एकदम से बोलती है वैसे भी हम जब भी मिशन में रहें तो कोई किसी का रियल नेम भी नहीं यूज़ करेगा, हमने सबको एक नाम देख के रखा है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, न्यूरॉन और फिरॉन। फिरॉन हमारे यहाँ पे कभी नहीं आता है, लेकिन न्यूरॉन तुम डायरेक्टली फिरॉन से कांटेक्ट करते हो, फिरॉन से, तो तुम उससे डील सारी चीज़ें करोगे। तो कहता है जी, लेकिन इस बार जब रॉबरी हो रही थी तो जब हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे तो रियल नेम किसने बोला, यहाँ पर रियल नेम बोलना ही नहीं है। तभी वो वहाँ से बोलता है बीटा की तरफ देख के, बीटा क्या तुम चाहते हो कि हम सब पकड़ा जाएं। रियल नेम यूज़ नहीं करना है, इसलिए मैंने अल्फ़ा, बीटा, गामा, न्यूरॉन, फिरॉन दिया है ताकि लोग कंफ्यूज रहें, और तुम वहाँ पर रियल नेम यूज़ कर रहे थे। अल्फ़ा ये बोलने के लिए वापस आई रहती है। तभी वो कहता है अपॉलजीज माय, मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। तो कहते याद रखना ये गलती आगे ना हो, क्योंकि हमारा पर्सनल नेम हमारी सामने के सामने फेस के आइडेंटिफाइड कभी नहीं होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो। और हाँ, अगर फेस कभी किसी का रिवील हुआ तो वो मेरा होगा,
बिकॉज आई एम योर लीडर, आई विल टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डिड यू गेट दैट? और अगर नाम भी रिवील हुआ तो सिर्फ मेरा होगा। ये सारी चीज़ें मेरी हैं, मैं पूरे तरीके से हैंडल करूँगी, बट तुम में से कोई भी अपना फेस, अपना नाम गलती से भी रिवील नहीं करेगा। नाउ गो टू द बैक टू द वर्क। तो तभी वो न्यूरॉन कहता है कौन से काम के लिए जाना है? तो कहते हैं क्यों, तुम अभी भी चोरी करने जा रहे हो क्या? तो उसे कहता है मतलब? तो कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारा डे टू डे वर्क, गो गाइस, अपने डे टू डे वर्क करने के लिए वहाँ से जाओ। तो फिर वो लोग बोलते हैं ओके। तो यहाँ पर हमें पता चलता है जो न्यूरॉन रहता है वो सॉफ्टवेयर कंपनी में ऐसा काम करता है, तो वो वहाँ पर चला जाता है। दूसरा हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो बीटा रहता है, बीटा जो रहता है वो एक बहुत बड़ा जिम ट्रेनर रहता है, वो उधर चला जाता है। यहाँ पे जो गामा रहती है वो एक बहुत प्यारी सी कंपनी में एचआर रहती है, वो वहाँ पर चली जाती है। और जो हमारा यहाँ पर जो हमारा और यहाँ से जो हमारी अल्फ़ा रहती है वो भी चली जाती है। अल्फ़ा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता रहता है। अल्फ़ा के कौन सी कंपनी में काम करती है, क्या करती है, सब कुछ आइडेंटिफाइड नहीं होता है। वो हर चीज़ अपनी बहुत सीक्रेट में रखती थी। इवन उसके टीम मेंबर्स को भी नहीं पता था कि वो डे टाइम में क्या काम करती है और क्या करती है। बाकी सबके बारे में उसे पता था, लेकिन ये लोग चले जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये लोग जाते हैं तो सब लोग अपनी ड्रेसेस चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब फेस रिवील होता है सबसे पहले हमारे न्यूरॉन का। न्यूरॉन जो रहता है वो बहुत क्यूट सा लड़का रहता है, उसके बाल बहुत घुंघराले रहते हैं और उसने एक जो हैरी पॉटर वाला टाइप का चश्मा लगाया रहता है और वो अपने फॉर्मल पैंट पहनता है, टाई पहनता है और ऐसे करके अपने हाथ में लैपटॉप बैग लेके चुपचाप अपने सॉफ्टवेयर कंपनी में चला जाता है। इतना शरीफ रहता है कि कोई सोच सकता है कि वो इतना बड़ा हैकर है कि वो ब्लैक मनी को वाइट मनी कन्वर्ट करने की हिम्मत रखता है। वो पूरे सर्वर को हैक कर सकता है और पैसे 2 मिनट में चुरा सकता है। और उसे डार्क क्लाउड जिसे बोलते हैं हैकिंग का वो मेन होता है, उसके बारे में भी सब कुछ आइडिया रहता है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा जो जिम ट्रेनर जो काफ़ी ज़्यादा टफ रहता है, जो सिक्योरिटी वाइज में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, फाइटर रहता है, वो भी वहाँ पर चला जाता है जिम ट्रेन करने के लिए। उसका खुद का एक बहुत बड़ा जिम रहता है। तीसरी तरफ हमें ये देखने को मिलती है कि एक बहुत ब्यूटीफुल सी लड़की जिसके बाल शॉर्ट्स रहते हैं, जो सिंपल सी दिखती है, वो उसकी बॉडी बहुत काफ़ी ज़्यादा स्लिम रहती है और वो यहाँ पर एक एचआर की पोस्ट पर जाकर बैठती है और जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है और वो एक एचआर की चीज़ पे ट्राई करती है। लेकिन जब वो रॉबर के टाइम पे रहती है तो उसको काफ़ी अच्छे से चीज़ों को हैंडल करना आता है। उसका जो कम्युनिकेशंस लेवल, उसका जो सोचने का लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इवन वो फाइटिंग स्किल्स में भी काफ़ी अच्छी रहती है। जो जिम ट्रेनर रहता है वो फाइटिंग स्किल्स में बहुत अच्छा रहता है और न्यूरॉन एक सबसे बड़ा हैकर रहता है। तो ये इसकी पूरी टीम की रहती है। अब जो अल्फ़ा रहती है वो सबसे पहले वो कहाँ जाती है, क्या करती है, इसके बारे में उसकी टीम को भी नहीं पता रहता है और अल्फ़ा के बारे में हमें आगे जाके पता चलेगा। ये यहाँ पर ये सब अपने रेगुलर्स काम में लग चुके थे और साथ में जो हमारी रिहाना देशमुख थी वो भी अपने कामों में इतनी ज़्यादा बिजी रहती थी कि वहाँ पर उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसी ड्यूरेशन में कम से कम 1 वीक निकल जाता है। 1 वीक के बाद एक दिन आता है जहाँ पर उसको बुलाया जाता है। तो यहाँ पर उसको हेल्थ मिनिस्टर बुलाता है अपने कैबिन में। तो यहाँ पर जो हमारी रिहाना रहती है वो हेल्थ मिनिस्टर के पास जाती है और आराम से बैठती है और उससे बोलती है यस सर। तो कहते हैं देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो और एक चीज़ की गांठ दबान लो। जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनना। तभी वो कहती है कान खुले हैं मेरे, बंद करके नहीं आती हूँ, कहिए क्या काम है? तुम्हें पहले से पता था चोरी होने वाली है? तो कहती है हाँ, बताया तो था आपको, पहले से आकर फ़ोन किया था। तो कहता है इसका मतलब तुम भी उसी की पार्टनर हो? कितने पैसे दिए उसने तुम्हें? कितने पैसे दिए तुम्हें? हाँ, मतलब 1000 करोड़ रुपए जो मेरी चोरी करने थे, मुझे तुमने गुमराह किया। मुझे क्या बोला? वो चोरी करने आ रही है, चोरी करने आ रही है, चोरी करने आ रही है। और मेरी सारी जो सिक्योरिटीज़ है उसको तुमने उठाकर कहाँ लगा दिया? अपने वो 200 करोड़ रुपए वो
वो ऐसे फंड्स में जिसका कोई मेरे से लेना देना नहीं है, और जो मेरे इतने सारे पैसे हैं उसको तुमने खा गई। तुम ये जानती थी कि ये एक्चुअली में ना ऐसा मनी है जिसके बारे में मैं चाहकर कंप्लेन भी नहीं कर सकता। ये वो ब्लैक मनी है जिसको हम वाइट भी नहीं बता सकते हैं। तो तुमने ही ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाया ना। सुनो, अपनी औकात में रह के रहा करो। तुमने जिससे पंगा लिया है ना, तुम्हें बिका देगा। तुम्हारे कपड़े उतर जाएंगे रोड पे, तुम्हें कोई नहीं जान पहचानेगा। ये जो वर्दी का गुरूर करती हो ना, ये सब हटा दूंगा मैं, याद रखना। तभी वो उसकी तरफ देख के बोलती है, सर मैं ना आप पे गुस्सा करूं या मैं आप पे हंसूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी बेखुदा की बातें मैंने आज तक नहीं सुनी है। और आप समझते क्या हो कि मुझे आपके पैसों में काफ़ी इंटरेस्टेड था। इवन आई डोंट केयर, क्योंकि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के लिए उसकी वर्दी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आप उस टाइप के बंदे हो जिसको एक्चुअली में पैसा पैसा पैसा, मानी मानी मानी, वो करना रहता है। मुझे इन सब चीज़ों का शौक़ नहीं है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ये जो धमकी देनी है ना, ये किसी और को देना, क्योंकि आपके यहाँ पर ना इस तरीके की धमकियों से लोग डरते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ ना हम ईमानदार पुलिस लोग ना अपनी वर्दी की बान और शान से जीते हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो। और रही बात इन सब चीज़ों की, तो आप में थोड़ी सी अकल होनी चाहिए थी कि अगर मैं ये चोरी करूँगी तो मैं क्यों करूँगी, मेरे पास कोई वजह भी नहीं है। तो कहते तुम उससे मिली हुई हो, क्योंकि अगर टिप देना होता तो वो किसी और को भी तो टिप दे सकती थी, हर बार तुम्हें ही कैसे मिलता। तो कहते फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियरली यू द वन थिंग वर्ड, हर बार कहाँ, ये फर्स्ट रॉबरी थी जो मुझे पता चला। इससे पहले बाबा के आश्रम में जो रॉबरी हुई थी उस समय तो मेरा ट्रांसफ़र तक नहीं हुआ था। आई ऑल गेट दिस इन्फॉर्मेशन। और सर याद रखिए, औकात में रह के बात किया करिए, क्योंकि क्या है ना, वर्दी का रोप हमारा भी बहुत है, हमें भी बहुत कुछ अच्छे से बोलना आता है। तो जब हम आपसे इज़्ज़त से बात करें ना, तो अपनी इज़्ज़त से बात किया करो। क्या है ना, इज़्ज़त उतारनी हमें भी काफ़ी अच्छे से आती है। ये देखकर ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, उसे बोलता है तुम कितने बदतमीज़ी से बात कर रही हो, तुम ये जानती हो। तो वो कहती है कि बदतमीज़ी से बात करना किसने शुरू किया था, तमीज़ तो आप भी दिखा सकते थे, मुझे यहाँ बुला के बेइज्जती करने के लिए, और मेरी आन बान शान और इन सब की चीज़ों के ऊपर उंगली उठाने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है। हाँ, क्या आपको लगता है कि मैं उस टाइप की बंदी हूँ? वेल, जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, आपके भले के लिए आपको बताया था। वैसे आपको तो सबसे ज़्यादा क्या बोलते, सबसे ज़्यादा अपनी सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। मैंने तो आपको पहले ही आकर कहा था कि वो बंदी नॉर्मल बंदी नहीं है, वो बहुत टैलेंटेड बंदी है, वो कब कैसे क्या कर लेगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हा हा हा, मेरे पे मजाक उड़ाया था। इवन आपके कमिश्नर सर जो आपके लिए काम करते हैं, उन्होंने भी यही चीज़ मजाक में उड़ाई थी। तो सर आप मजाक ही ले लीजिए आप चीज़। एंड आई थिंक यू गेट योर आंसर एंड डोंट यू डेयर टू मेस विथ मी। ऐसे बोल के रिहाना वहाँ से उठती है। रिहाना का एटीट्यूड भी बहुत रहता है, बिकॉज वो बंदी अपनी लाइफ में इतनी लॉयल रहती है, और साथ ही साथ ईमानदार ऑफिसर होने के साथ साथ उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया रहता है। जो इंसान अपने बलबूते पे अचीव करता है तो उसका एटीट्यूड में रहना तो बनता ही है, और वो बंदी ये चीज़ डिज़र्व भी करती थी। पर यहाँ पर जो हमारा ये क्या बोलते हेल्थ मिनिस्टर जो रहता है, जिसका नाम रहता है राजीव खंडेलवाल, ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ये यहाँ पर गुस्से में, उसको बहुत गुस्से की नज़र से देख रहा रहता है। तभी वो अपने पीए को बुलाता है और पीए को बोलता है आज रात इस लड़की का काम तमाम हो जाना चाहिए। तो कहते कि सर ये पुलिस ऑफिसर है। तो कहते तो क्या तुम्हारे पास बंदे नहीं है पुलिस ऑफिसर को ख़त्म करने के लिए? इस बंदी ने मेरे को एटीट्यूड दिखाया है, किस चीज़ का घमंड है इसको? तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, और अगर तुम्हें नहीं बनता है तो तुम भी अपनी जॉब छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी जॉब छोड़ने से ना बहुत से लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। तभी वो कहता है कि सर मैं मानता हूँ कि आप मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं, बट इस चीज़ पे मेरे पे गुस्सा करके क्या हो जाएगा। ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं मैं करवा देता हूँ, बट वो आईपीएस ऑफिसर है, वो काफ़ी टैलेंटेड रहेगी सर, अपने काम को लेके वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है। तो एक ईमानदार के साथ साथ
वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। तो कहते हैं वकालत करने के लिए बिठाया है मैंने तुम्हें, तुम वकालत करने के लिए बैठे हो क्या यहाँ पर? तो कहता है कि सर फिर से आप गलत ले रहे हैं, मैं भला वहाँ पे वकालत क्यों करूँगा? तो कहते जितना काम बोला जाए ना उतना किया करो, यहाँ पर सर पे बैठ के मेरे नाचो मत। मुझे पूरा भरोसा है यही बंदी ने मिलकर उस रॉबर के साथ मिलकर चोरी कराई है, और मैं 110% श्योर हूँ कि यही बंदी मिली हुई है। वैसे भी कितना भी ईमानदार इंसान हो, जब पैसों को देखता है ना तो सबकी नीयत पलटती है। अब देखो, तुम इसके पीछे लगाओ, मैं भी देखता हूँ ना कि कौन सी ताकत आकर इसको बचाती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।